अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। अच्छा बेटा, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर आज हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोटॉप्स एंड देयर मेसेज। ठीक है, अगर आप लोगों को पिछले दोनों लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अच्छा बेटा, आगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है बेटा? ऐसा एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, तो इट मीन्स कि जिसके प्रोटॉन की तादाद सिमिलर होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है? मुख्तलिफ। ये उन्होंने लिखा हुआ है कि एटम ऑफ द सेम एटम हैविंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बेटा मैस नंबर मुख्तलिफ है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर प्रोटॉन इसके जितने उतने ही इसके होंगे ना तो सेम होंगे। ठीक है, लेकिन क्या मुख्तलिफ है? न्यूट्रॉन। तो ऐसे एटम जिनके प्रोटॉन की तादाद तो सिमिलर रहती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स। मिसाल के तौर पर जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, हमारे पास है H1, H2, H3। अब देखिए इसके हाई प्रोटॉन की तादाद 1 है तो इसका मैस एटॉमिक नंबर 1 और मैस नंबर भी 1 होगा। लेकिन इसमें प्रोटॉन की तादाद 1 है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद भी 1 है, इसी लेकिन इधर प्रोटॉन की तादाद भी 1 है, इधर न्यूट्रॉन की तादाद 0 है। ठीक है, इधर प्रोटॉन की तादाद भी 1 है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद 2 है, इधर 0 थी, इधर 1 है, इधर 2 है, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर सिमिलर है। अब तीनों में प्रोटॉन की तादाद तो सिमिलर रही है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं H1 एक ऐसा आइसोटॉप है जिसको ड्यूटेरियम बोला जाता है और H3 को बोला जाता है ट्राइटेनियम। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाई आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हाउ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज व्हाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। बेटा क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड अपॉन आर न्यूट्रॉन, इस पर डिपेंड करती हैं न्यूट्रॉन पर। अब जाहिर बात है एलिमेंट के आइसोटॉप्स के न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा इन सिंपल वर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अब बेटा इलेक्ट्रॉन की तादाद तो सब आइसोटॉप में, हाइड्रोजन 1 में भी इलेक्ट्रॉन की तादाद वही है, हाइड्रोजन 2 में भी, हाइड्रोजन 3 में भी एक एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ क्या है कि हाइड्रोजन 1 में न्यूट्रॉन की तादाद 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो मुख्तलिफ क्या हो गई? न्यूट्रॉन की तादाद। न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होने से केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो गए, जबकि इलेक्ट्रॉन की तादाद सिमिलर रही है इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने कर लेना है बेटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन 1 जो है, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 1 सॉरी उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन 2 जो है वो ट्विस्ट मैच रखता है हाइड्रोजन 1 से, हाइड्रोजन 3 जो है वो ट्विस्ट। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन 1 से ज़्यादा वजनी क्या है? हाइड्रोजन 2, और हाइड्रोजन 2 से ज़्यादा वजनी क्या है? हाइड्रोजन 3। ठीक है, तो आप लोगों ने ये एज एन MCQs अच्छे से याद कर लेने। अच्छा बेटा, आगे आता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आइसोटोप्स के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर या जिनके प्रोटॉन की तादाद तो सिमिलर होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो वो एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया H1, H2 और H3, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। अच्छा बेटा, आगे आता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं जिनके अंदर से रेजेस खारिज होती रहती हैं। क्या खारिज होती रहती हैं? रेजेस। ऐसे आइसोटॉप्स जिनके अंदर से रेजेस खारिज होती रहती हैं। ठीक है, जिनका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है, जिनका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा उन्हीं एटम्स के अंदर से रेजेस खारिज होती रहती हैं। अगर किसी भी एटम के अंदर से रेजेस खारिज होती हैं तो वो हमारे पास कौन से आइसोटॉप्स कहलाएंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, और उस प्रोसेस को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जो भी एलिमेंट जो है वो रेडिएशन खारिज करते हैं वो कौन सा प्रोसेस अदा कर रहे होते हैं? रेडियो एक्टिविटी, और उन आइसोटॉप्स को क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स।
मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट जो कि अपने जिनका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है, जो कि अपने अंदर से रेडिएशंस को निकालते रहते हैं, रेजेस को खारिज करते रहते हैं। अगर वो रेजेस को खारिज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बेटा रेडियो एक्टिविटी, जबकि उन एलिमेंट्स को या उन आइसोटॉप्स को क्या बोला जाएगा, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ट्राइटेनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है बेटा जो कि दो रेडियोक्टिव, ट्राइटेनियम एक एग्जांपल है रेडियोक्टिव आइसोटॉप की। बाकी यानी ट्राइटेनियम इसको बोला जा रहा है H3 को। H3 आइसोटॉप जो होता है वो रेडियोक्टिव आइसोटॉप होता है। बाकी दोनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप जो है वो स्टेबल आइसोटॉप होते हैं, रेडियोक्टिव आइसोटॉप नहीं होते। आगे बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, रेडियोक्टिव डिके। रेडियोक्टिव डिके क्या होता है बेटा? हमारे पास एक आइसोटॉप्स का रेजेस इमिट करने के बाद दूसरे केमिकल आइसोटॉप में, दूसरे केमिकल एलिमेंट में तब्दील हो जाना रेडियो एक्टिव डिके कहलाता है। दोबारा बता रही हूँ, हमारे पास एक ऐसे रेडियोक्टिव आइसोटॉप का रेजेस को इमिट करके एक नए केमिकल आइसोटॉप में तब्दील हो जाना रेडियोक्टिव डिके कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास बेटा यूरेनियम थी, यूरेनियम में क्या किया, 4 जो हैं वो एनर्जी 4 और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो गया, थ्यूरियम। तो एक रेडियोक्टिव आइसोटोप ने जब रेजिस को खारिज किया तो वो रेडियोक्टिव आइसोटोप, एक रेडियोक्टिव आइसोटोप दूसरे रेडियोक्टिव आइसोटोप में तब्दील हो गया अगर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को या एनर्जीज को खारिज करता है। अगर थ्यूरियम की बात करें तो थ्यूरियम भी अपने अंदर से फिर 2-3 इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है तो क्या हो जाता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटेक्टिन है। ठीक है, तो रेडियोक्टिव आइसोटोप अपने अंदर से अगर रेजिस को या एनर्जीज को खारिज करते हैं तो वो एक किस्म से दूसरी किस्म के आइसोटोप में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर रेडियोक्टिव आइसोटोप emit रेडिएशन? सेवरल आइसोटोप हैव सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। ठीक है, दैट्स व्हाई दे कैन emit रेडिएशंस। ठीक है, और इस प्रोसेस को रेडियोक्टिव प्रोसेस बोला जाता है और रेडियोक्टिव आइसोटोप बोला जाएगा। बेटा ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडियोक्टिव आइसोटोप इज डिस्टिंक्ट टू गिव अ न्यू स्टेबल आइसोटोप। आप एक ऐसे रेडियोक्टिव आइसोटोप के बारे में बताएं जो कि नए स्टेबल आइसोटोप में तब्दील हो गया। तो थ्यूरियम एक ऐसा आइसोटोप है जो कि एक प्रोटोनियम यानी कि एक स्टेबल आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाते, तो ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल यानी आंसर आ गया। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर आवर बॉडी रिप्लेस अबाउट 98% ऑफ इट्स एटम। हमारी बॉडी चूंकि एटम से मिलकर बनी, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक मैटर है। ठीक है, तो तकरीबन 98% एटम जो है वो हर साल तब्दील होती है। बेटा अक्सर आपने देखा है कि आप लोगों की स्किन जो है वो फटना शुरू हो जाती है, उतरना शुरू हो जाती है, तो क्या होता है कि स्किन रिप्लेस हो रही होती है, स्किन के वो एटम रिप्लेस होकर नए एटम बन रहे होते हैं। तो हर साल तकरीबन 98% जो है बॉडी पार्ट रिप्लेस होकर बॉडी सेल्स नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब बेटा आगे आता है एप्लीकेशन ऑफ रेडियोक्टिव आइसोटोप। एप्लीकेशंस को बोलते हैं इंपॉर्टेंस, यानी कहाँ कहाँ यूजेस भी बोला जा सकता है इन्हें, कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है रेडियोक्टिव आइसोटोप्स को। ठीक है, सबसे पहले आता है मेडिकल इमेजिंग में। अल्ट्रासाउंड आप लोगों ने वर्ड सुना हुआ है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है, तो हमारी बेली की जो इमेज आ जाती है। इसके अलावा किसी की कोई हड्डी टूटती है तो बेटा उसका जो है सिटी स्कैन किया जाता है, उस एरिया का जो है वो इमेज निकाला जाता है। तो इमेज क्या कहलाता है, मेडिकल इमेजिंग कहलाता है। तो वो इमेज बेसिकली बेटा रेडियोक्टिव आइसोटॉप्स के जरिए निकाला जाता है। उसके बाद डॉक्टर जो हैं वो किसी बीमारी की तशखीस के लिए भी रेडियोक्टिव आइसोटॉप्स को इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि बेटा रेडियोक्टिव फ्लूइड को लेते हैं, रेडियोक्टिव जैसे कि वो कहते हैं कि भाई आपका जो है ना जो है यहाँ ये ऑर्गन जो आपके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो डैमेज है। ठीक है, अब आपको कोई ऐसी है कि आपका सिटी स्कैन या वो जो है कुछ और नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, वो रेडियोक्टिव फ्लूइड को जो है वो आपकी बॉडी में जो इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो जब जैसे ही आपकी बॉडी से रिलीज होगा ना, तो उस रिलीज हुए फ्लूइड को जो है उसका टेस्ट किया जाएगा, तो आपकी बीमारी की तशखीस का पता चल जाएगा। तो रेडियोक्टिव फ्लूइड को बीमारियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेडिकल इमेजिंग बताया और रेडियोक्टिव फ्लूइड बताया। आगे आता है बेटा टेक्नियम। टेक्नीशियम 99M, ये एक ऐसा रेडियोक्टिव आइसोटॉप है जिसको ऑर्गन की इमेज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वर्ड मैंने अभी इस्तेमाल किया सिटी स्कैन। सिटी स्कैन ब्रेन क्या किया जाता है कि अक्सर आपने देखा कि कुछ लोगों को चोट लगती है, चोट लगने के बाद कहा जाता है कि भाई आप अपना सिटी स्कैन करवा के आए ताकि पता चल सके कि आपके ब्रेन में किसी जगह पर क्लॉट तो नहीं हुआ। ठीक है, लंग्स, अब आपके लंग्स सही से काम नहीं करे, अक्सर कहा जाता है कि भैया आपके लंग्स में पानी पड़ गया। अब वो देख कर तो नहीं ना कह रहे कि आपके नब्ज चेक किए तो पता चल गया कि पानी पड़ गया। वो क्या करते हैं, वो भी जो है वो इमेज निकालते हैं, रेडियोक्टिव थेरेपी इमेजिंग मेडिकल इमेजिंग करते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है।
ठीक है। तो डॉक्टर जो है स्पेशल कैमरा इस्तेमाल करता है रेडिएक्टिव फ्लूइड में, जो कि मूव करता है और आपकी बीमारी के तशखीस का पता चलाया जाता है। तो आपने मेडिकल इमेजिंग और टेक्नीशियन जो है 2 यूजेस मैंने करवा दिए। आगे आता है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है बेटा, जैसे कि आप लोगों ने म्यूजियम वगैरह में देखा है कि पुराने से पुरानी चीज़ें लगी होती है, 900 साल पुरानी है भाई। आप किसी की उम्र तो 900 साल होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम उन जानवरों की, उन चीज़ों की उम्र मालूम करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, हम उसका एक पार्ट लेते हैं, एनिमल के मालूम करने है तो एनिमल का ले लेंगे, ठीक है, हड्डी का। अब क्या करेंगे, हम उसके अंदर से रेजिस को गुजारेंगे। रेजिस को गुजारेंगे तो वो रेजिस क्या होंगी, एक स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी। उस स्क्रीन को किसी भी एक जो है वो मशीनरी के साथ जोड़ा जाएगा जिसके ऊपर डिजिट्स शो होंगे। ठीक है, जैसे वो रेजिस शो होंगे स्क्रीन पर डिफ्लेक्ट होंगे, डिफ्लेक्ट होने के बाद पता चलेगा उसके ऊपर शो हो जाएगा 200 साल पुरानी या 100 साल पुरानी। ठीक है, तो सिमिलर इस तरीके से जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है, फाइंडिंग की जाती है ओल्डर से ओल्डर मटेरियल की रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स के जरिए। ज़्यादातर कार्बन 14 को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आपने किसी लकड़ी के मालूम करनी, आप लकड़ी का छोटा सा हिस्सा लेंगे, उसके अंदर से रेडियोएक्टिव आइसोटॉप को गुजारेंगे, जैसे ही वो स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे, वो किसी भी डिजिट के साथ जुड़े होंगे, उसके ऊपर हमें मालूम हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। अब वो कह रहे हैं कि द मेथड रेडियो कार्बन डेटिंग इज मेथड फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ हिस्टोरिकल एजेस। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि इन्हें पुराने जानदारों की उम्र मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है रेडियोएक्टिव आइसोटॉप का इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे कॉमन रेडियोएक्टिव आइसोटॉप कार्बन कौन सा है, C14 है। ठीक है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है डेड प्लांट की और एनिमल को हिस्सों को लेकर उनकी उम्र मालूम की जाती है और उस उम्र को कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, ना कि वो जानवर जो है वो 100, 200, 300 साल पुराने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, कि आपकी मेटल कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अक्सर आपने सुना हुआ है कि दुकानदार कह रहे होते हैं कि भाई हमारी मेटल जो ये जो बर्तन है ना, ये टूट नहीं सकता, ये ख़राब नहीं होगा। तो क्या है कि उस मेटल पर दरअसल साइंटिस्ट हैं या जिन्होंने वो मेटल बनाई होती है उस पर जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग की होती है, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स की एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। उससे पता चल जाता है कि बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मेटल क्या है। कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मेटल बहुत ज़्यादा होते हैं, आप अक्सर लोहा जो होता है वो ख़राब ही नहीं होता, ना उस पर जंग लगता है। तो क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन अक्सर जो है लोग बहुत चंद अरसे बाद ही खराब हो जाते हैं, जंग लग जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज किए जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के जानने के लिए और कंसंट्रेट मिक्सचर के। मिक्सचर में किसी किस्म में मिलावट तो नहीं, आप आयरन लेने जा रहे हैं उसमें कॉपर सिल्वर जिंक की कोई कंसंट्रेशन तो नहीं है, इसको भी मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटा रेडियो कार्बन डेटिंग को न्यूक्लियर पावर में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर पावर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे कि टरबाइन होते हैं ना, ठीक है, टरबाइन यानी ऊपर से आसमान से कह रही हूँ, पहाड़ी से पानी गिर रहा होता है। ठीक है, टरबाइन चल जाता है। टरबाइन चलने से क्या होगा कि अब देखिए टरबाइन चल रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो क्या होता है कि टरबाइन के ऊपर जो है टरबाइन को कोई भी रेडिएक्टिव आइसोटॉप्स की बम्बार्डमेंट की जाती है। बम्बार्डमेंट करने से क्या होता है कि वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी से जो है ये टरबाइन चल जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। ठीक है, आइसोटॉप्स कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ये टरबाइन चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा डिफरेंट किस्म की मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं और उनकी मेडिसिनल कंडीशनल को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कैंसर पेशेंट होते हैं। ठीक है, कैंसर पेशेंट क्या होते हैं बेटा, उनकी रेडियोएक्टिव थेरेपी होती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कैंसर जो होता है उसकी रेडियोथेरेपी होती है। रेडियोथेरेपी क्या होती है कि बेटा उसे एक मशीन बनी हुई होती है, उसमें इस पेशेंट को लिटाया जाता है। लिटाने के बाद उसकी बॉडी से रेजेस को गुजारा जाता है और जो रेजेस रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स, ठीक है, जैसे उसके अंदर से रेजिस को गुजारते हैं तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना वो डिके हो जाते हैं। दरअसल कैंसर होता किस वजह से है, जब आपके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की मिकदार बढ़ जाती है ना तो वो जो है गुच्छे बना लेती है जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। अब उस ट्यूमर को तोड़ने के लिए ना हम लोग रेडियोएक्टिव ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उस रेजेस गुजरती हैं हमारी बॉडी से वो डिके जो है वो टूट फूट जाती हैं, लेकिन बेटा चूंकि उसके बॉडी से ये प्रोसेस है, उसकी बॉडी उन व्हाइट ब्लड सेल्स की मिकदार को ज़्यादा कर रही है तो कुछ अर्से बाद वापस ट्यूमर बन जाते हैं। इस वजह से कैंसर का इलाज मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस है 5 जो आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जेलियम। जेलियम जो है वो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज रखता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी अगर आप उसे जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो लिक्विड होगा।
ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं रखा, तो जेल्टिनियम कुछ ही अर्थ में, कुछ हीलियम जो है वो कुछ ही टाइम बाद अवेपोरेट कर जाता है। अगर इसी तरह बेटा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम हमारे पास जो है हथेली पर नहीं रह सकता। अगर आप पेट्रोलियम की बोतल को चंद मिनट के लिए खोलते हो ना, तो पेट्रोलियम भी उड़ जाता है, क्योंकि उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। उसके बाद बेटा आता है आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, कि आपने किसी एटम को आयनाइज करना हो तो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप का अगर बम्बार्डमेंट करते हैं तो क्या वो एटम आयनाइज हो सकते हैं। सबसे पहले तो आयनाइजेशन वो एनर्जी जिसकी बेस पर एटम्स को आयनाइज किया जाता है, एटम्स को आयनाइज किया जाता है, वो एनर्जी जिसके बेस पर एटम्स को आयनाइज किया जाएगा, वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब कह रहे हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो रेडिएटिव सोर्सेज रेडिएक्टिव रेडिएशन जो हैं वो इमिट की जाते हैं रेडिएक्टिव सोर्सेज पर, उसकी वजह से जो है वो आयनाइज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर रेडिएशन इमिटेड रेडिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम रेडियम, रेडियम पर -22.6 जो है वो रिमूव किया गया इलेक्ट्रॉन को, उन इलेक्ट्रॉन को एटम्स को आयनाइज करने के लिए। जैसे सोडियम है, इस पर एनर्जी लगाएगी, रेडिएक्टिव आइसोटोप्स को अप्लाई किया गया, क्या हुआ, ये आयनाइज हो गया। सिमिलरली बेटा क्या होगा, हमारे पास मैग्नीशियम मेटल, अगर उस पर भी एनर्जी लगाई जाएगी, रेडिएक्टिव ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो भी आयनाइज हो जाएगा और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आयनाइजेशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और इस आयनाइजेशन के ज़रिए जो है वो टाइटली से टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और एटम्स के साथ ज्वाइंट हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है द सेम एटम अकर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, हर एक एलिमेंट जो है यूनिवर्स में, जैसे कि ऑक्सीजन हर जगह मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि रूम के एक कॉर्नर पर ऑक्सीजन मौजूद है तो आपने वहीं जाकर सांस लेना, नहीं, हर एक जगह पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हर चीज़ मौजूद होती है। मैटर ऑन मार्स, मार्स की अगर बात करें, एनी अदर प्लेनेट कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ, तमाम के तमाम जो है मार्स जो है वो भी सिमिलर पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जैसे अर्थ, इसलिए कहा जाता है कि मार्स पर जिंदगी मुमकिन है। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने देख लेना है। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मसला नहीं होगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे कैसे लेक्चर लग रहे हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को सोचते कि लेक्चर की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वो लेक्चर दे सकूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।